डेटा इंटरप्रिटेशन आज हमारी बहस है। और आप लोगों को पता है कि अगर हमारे पास एक डेटा गिवन हो तो उसमें हम उसका मीन कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, रेंज कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे हमारे पास डेटा हो 3, 3, 4, 7, 13। जस्ट मैं एक रिवीजन करवा रहा हूँ, आपको पता है पहले आप ये चीजें हम अरिथमेटिक में देख के गए। अच्छा, ये हमारे पास डेटा है। आप लोग जानते हैं कि मीन का मतलब होता है कि आप लोगों ने उस डेटे की एवरेज निकाल देनी। मीडियन का मतलब होता है मिडल वैल्यू। जी। और मोड है मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। किसी डेटे में एक से ज्यादा बार या सबसे ज्यादा बार आने वाली जो वैल्यू है, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू है, वो मोड कहलाएगी। तो हम इसे कह सकते हैं द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। जैसा कि ऊपर वाले केस में देखें, 13 एक दफा है, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है। उसके मुकाबले में 3 दो दफा है तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 है, लिहाजा ये इस डेटे का मोड है। रेंज, आप ये डिफरेंस होता है स्मॉलेस्ट वैल्यू का और लार्जेस्ट वैल्यू। डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू। जी, ओके। मतलब सबसे बड़ी वैल्यू से सबसे छोटी वैल्यू माइनस करें तो हमारे पास उस डेटे की रेंज आ जाती है। अच्छा, ऊपर वाले केस में हम मीन कैसे निकालते हैं जी? सारों को जमा करें। 3 जमा 3 जमा 4 जमा 7 जमा 13। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 जी इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू 6। तो इस डेटे का जो मीन है वो 6 है। मिडिल वैल्यू, आप देखें कि दो लोग इधर हैं, दो लोग इधर हैं, तो मिडल में क्या है? 4 है। बाद औक़ात ऐसा होता है कि मिडल में दो लोग आ जाते हैं, तो फिर उन दरमियान वाली दोनों वैल्यू को जमा करेंगे और जमा करने के बाद दो पे तकसीम कर देंगे तो हमारे पास उसका मीन आ जाएगा। सपोज करें अगर यहाँ पे 2 भी होता, फिर 3 और 4 7 बनता, 7 का हाफ, फिर हमारा मीडियन 3.5 होता, 3.5 होता। अच्छा, अब इस केस में दो लोग इधर हैं, दो उधर, तो हमारा जो इस टाइम आंसर है वो क्या है जी? मिडल वैल्यू। तो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू जो है वो 3 है जी। और अगर 3 दो दफा है तो ये क्या है? मोस्ट रिपीटेड है, बाकी फ्रिक्वेंसी 1 है और इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है? 2 है। इसी तरह 4 भी दो दफा होता तो फिर हमारा मोड 3 भी होता, 4 भी होता। जी। 3 दो दफा है, 4 एक दफा है, 7 दो दफा है। तो अब हमारा जो मोड होगा वो 3 और 7 होगा। अगर 3 भी एक दफा होता तो फिर हम लिखते हैं नो मोड। मोड कोई नहीं है इसमें। अब सुनिएगा, 3 भी दो दफा, 4 भी दो दफा, 7 भी दो दफा, तो हमारा फिर मोड होता 3, 4 और 7। अब समझिएगा, 3 भी दो दफा होता, 4 भी दो दफा होता, 7 भी दो दफा होता, 13 भी दो दफा होता। अब नो मोड। डेफिनेशन को समझे, मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू। अब सारों की फ्रीक्वेंसी बराबर है तो फिर नो मोड। तो अगर इनमें से सारे लोग दो दो दफा होते, कोई एक 3 दफा होता, तो फिर वो मोड हो जाता। ये सारी चीजें आपको पता है, जस्ट मैं रिमाइंड करवा रहा हूँ। यहाँ तक ये आइडिया ध्यान में रखते हुए हम चलते हैं। अच्छा, अब एक चीज होती है डेटे की फ्रीक्वेंसी। ये हमारे पास डेटा है और सबसे पहले तो आपने डेटे को अरेंज करना होता है। जैसा कि ये 3 है,
सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू स्टार्ट में, और उससे बड़ी वैल्यू उसके बाद, उससे बड़ी वैल्यू उसके बाद। ऐसे करते हैं ना आप अरेंज। तो ऑलरेडी डेटा अरेंज है। तो जब भी आप किसी डेटे का मीन मीडियन मोड रेंज लेने लगेंगे तो आप लोग क्या करेंगे, पहले उसे अरेंज करेंगे, फिर आप लोग उसका मीन मीडियन मोड और रेंज निकालेंगे। बेसिक चीज है ये। अच्छा, अब एक चीज होती है कंसेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। द occurrence ऑफ अ नंबर इन अ डेटा इज इट्स फ्रीक्वेंसी। यहाँ देखें, occurrence ऑफ 13 इज वन टाइम, तो इसकी फ्रीक्वेंसी वन। 7 कितनी बार है? वन टाइम, वन फ्रीक्वेंसी है। 4, और 3 की फ्रीक्वेंसी क्या है? 2। ये 3 दो दफा आया है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? 2 है। जी। जी नौजवानों, जान लेते हैं। आप लोग ये बॉक्स खोल लें, उसमें कमेंट करते जाएं अगर कोई चीज़ आप लोगों ने समझनी है। जी। जी नौजवानों, क्लियर है? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब डेटा इंटरप्रेशन में जो चीज़ हमारे सामने सबसे पहले है, वो है डेटे का ग्राफिक, ग्राफ्स के अंदर रिप्रेजेंटेशन। और अगर आपको एक डेटा ग्राफ्स के अंदर मिले तो आप लोगों ने उसे इंटरप्रेट कैसे करना है। दो चीज़ें सीखनी है आज की बहस में, कि अगर आपके पास डेटा गिवन हो तो उस डेटे की हेल्प से हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ ग्राफ। पाई ग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, बार ग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट करना है, पिक्टोग्राफ कैसे, और हिस्टोग्राम कैसे डेवलप करना है, ये सीखना एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपको कोई बना बनाया पहले से पाई चार्ट मिले तो उसकी हेल्प से डेटा कैसे समझना है, और उस डेटे की बेस पे या उस चार्ट की बेस पे सवालों के जवाब कैसे देने हैं। ये दो चीजें आप आज आप लोग सीखनी है। रॉ डेटा दिया जाए, आपको कहा जाए कंस्ट्रक्ट का हिस्टोग्राम, बना दे। बना बनाया हिस्टोग्राम देख के समझ जाए कि इसमें कौन सी चीज, कौन सी वैल्यू कितनी बार है, किसकी फ्रिक्वेंसी क्या है, ये आप समझ लें। ये हमारा आज का टारगेट है। और हमारी क्लास जो है वो 5:45 तक चलेगी। आज की क्लास को ध्यान में रखें। मेरा था कि 10 से शुरू कर सकेंगे, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू और जैन होते होते हमें वक्त गुजर जाता है। अच्छा, अब स्क्रीन पे देखें तो आपको नजर आता है पेज 91 पे पाई ग्राफ। ठीक है ना? एक सर्कल के सेगमेंट के तौर पर। जी, दोबारा बोले। स्क्रीन बड़ी करें। जी, स्क्रीन बड़ी करते हैं। अब पढ़ा जा रहा है? अच्छा, किसी भी सर्कल के अंदर जो सेगमेंट्स हैं उनकी फॉर्म में डेटे को रिप्रेजेंट करना, ये पाई ग्राफ कहलाता है। एक गोल सर्कल है, एक दायरा है, उसके अंदर आपने डेटे को क्या किया है, प्रेजेंट किया। लो जी। सराकी में इसके लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वस गया झोंका। जी, वस गया झोंका। जी। कंपनी का कोई नुमाइंदा आसपास है तो उसे कहेंगे यार ये हमें कोई मार्कर और दे दे। ये मेरा ख्याल है उन्हें गलती से इनमें परमानेंट इंक कोई डाल दी, जो ये नहीं है इससे मेरे पास। जी। अच्छा जी, ये हमारे पास एक अगर सर्कल है, मुनासिब साहब का एक आप पेपर पे सर्कल बनाएंगे। आप लोग क्लास में बैठे होंगे या एग्जाम में बैठे होंगे तो पेपर के दरमियान में ये सर्कल बनाना है मुनासिब साहब। जो आपके पास डेटा हो, आपने उसे सेगमेंट्स की फॉर्म में जाहिर करना है। ये देखिए। अच्छा, अब आप जानते हैं ज्योमेट्री में आपने कहीं शायद पढ़ा हो कि एक सर्कल के अंदर टोटल जो डिग्रीज होते हैं वो कितने होते हैं? 360 डिग्री होते हैं। ओके। आपके पास जितना भी डेटा है उस डेटे को आप लोगों ने
एंगल के हिसाब से कैलकुलेट करके इस पाई ग्राफ में जगह दे देनी है। एक एग्जांपल से हम इसको देखते हैं कि हमारी क्लास में 36 लोगों की स्ट्रेंथ है। 36 लोग टोटल हमारी क्लास में रजिस्टर है। इनमें से 18 लोग जो हैं उन्होंने पॉलिटिकल साइंस एज ए सब्जेक्ट चुना हुआ। ओके। और 9 लोगों ने आई आर एज ए सब्जेक्ट चूज किया हुआ। जी। और इन लोगों ने, इनमें से कोई 5 लोगों ने फिजिक्स एज ए सब्जेक्ट चुना हुआ। जी। 4 लोगों ने मैथ एज ए सब्जेक्ट चुना हुआ। ये हमारे पास डेटा है। जी अब जवानो। इस तो अब ये आपके पास डेटा है, आप इस डेटे को इस पाई चार्ट में ड्रा करना चाहते हैं। डेटा ये है कि किसी जगह कोई क्लास है, उसमें टोटल स्ट्रेंथ जो है स्टूडेंट्स की, टोटल जो लोग हैं वो 36 है। उन 36 में से 18 लोगों ने पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट आप किया है, ऑप्शनल मेजर ऑप्शनल जो 200 नंबर का है। 9 लोगों ने आई आर, और 5 लोगों ने फिजिक्स, और 4 लोगों ने मैथ। ओके, क्लियर। अब आपने इस डेटे से एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ की बहुत सी किस्में हैं, उनमें से एक टाइप है पाई ग्राफ। ये व्हील ग्राफ है। यूं कहते हैं कि पिज्जा की टाइप का ग्राफ है ये यूं कहते हैं सर्कल के अंदर सेगमेंट्स, मुख्तलिफ डिसजेंटेड सेगमेंट के तौर पर हमने इस डेटे को दिखाना है। आइडिया हो गया। अच्छा। अब हमें कैसे पता चले, अब हाँ ये तो आपको पता है ना, मालूमात है कि एक सर्कल के अंदर टोटल जो डिग्रीज हैं, मीन टोटल उसका जो घेरा है वो 360 डिग्री। एक सर्कल को 360 इक्वल हिस्सों में डिवाइड किया गया है, और ईच पार्ट इज नोन एज अ डिग्री। मतलब इसे हम 360 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ओके। अब जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है, ये इस सर्कल की कितनी जगह घेरेगा, मतलब कितने डिग्री ऑक्यूपाई करेगा, आई आर कितनी जगह ऑक्यूपाई करेगा, फिजिक्स कितनी जगह ऑक्यूपाई करेगा, और मैथ कितनी जगह ऑक्यूपाई करेगा। हम क्या करते हैं इसके लिए, हम पॉलिटिकल साइंस पे डिवाइड कर देते हैं टोटल स्टूडेंट को, और मल्टीप्लाई कर देते हैं 360 से, हमारे पास एंगल निकलता है। अब एक एग्जांपल देखें। मतलब कि कितनी जगह घेरनी है सर्कल की पोल साइंस ने, ये हम एक फार्मूले से कैलकुलेट करते हैं। एंगल मालूम करने के लिए फार्मूला, उसके लिए पॉलिटिकल साइंस के लोग जो हैं डिवाइडेड बाई टोटल स्टूडेंट्स मल्टीप्लाइड बाई 360 डिग्री इज इक्वल टू एंगल फॉर पोल साइंस। हम इस फार्मूले से एंगल कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा। अब हमें पता है कि पॉलिटिकल साइंस रखने वाले कितने लोग हैं, 18। टोटल स्टूडेंट कितने हैं क्लास में, 36। और एंगल कितने होते हैं, 360। 36 एक दफा, 36 एक दफा, 36 एक दफा, 36। 36 जो है वो 10 दफा 360। 10 को जरब दे दें किस से, 18 से, तो ये क्या आएगा, 180। अब आप लोगों के पास फुटा पैमाना हो, तो जो आधा एरिया है, 50% है, मतलब ये वाला, तो यहाँ पे आप लिखते हैं पोल साइंस। अब अंधे को भी नजर आ जाएगा कि सर्कल का आधा हिस्सा किसने ऑक्यूपाई किया हुआ है, पोल साइंस ने। 18 में से 36 लोग पोल साइंस वाले हैं, तो आधे लोग ये हैं। तो इन 360 में से 180 डिग्री का एंगल ऑक्यूपाई किया। इसी तरह फिर आप आई आर को जब कैलकुलेट करेंगे, वेरी गुड, आई आर के लिए जो एंगल बनेगा इज इक्वल टू, आई आर कितने लोग हैं, 9।
टोटल लोग कितने हैं? 36। ज़रब देंगे 360 डिग्री से, विल बी इक्वल टू 90। 36 एक दफ़ा, 36 10 दफ़ा, 10 को 9 से 90। तो इस जगह पे आप लिख दें IR। ओके। अच्छा, इसी तरह जो फिजिक्स वाले लोग हैं जी, अब वो टोटल लोग 5 हैं, और सॉरी, फिजिक्स वाले 5 हैं, टोटल 36 हैं, टोटल एंगल 360 होते हैं। तो ये बराबर हैं किसके जी? 50 डिग्री के। और मैथ वाले कितने हैं जी? मैथ के लिए जो बंदे बचेगा, वो बचेगा 4/36 ज़रबे 360 डिग्री, विल बी इक्वल टू 40 डिग्री। अच्छा, अब हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री होगा, यहाँ बिल्कुल मिड में क्या होगा? 45। तो आपको चाहिए 50, तो आप इसे इस जगह लें, तो यहाँ जोड़ दें। तो ये हो गया आपके पास फिजिक्स, और ये हो गया आपके पास मैथ। तो आप इस डेटा को इंटरप्रेट करें। तो मेरा आप लोगों से सवाल है, अ, मेरे टीचर ऐसे बोलते होते थे, मेरा आप लोगों से सवाल है, मैं आपसे ये पूछता हूँ, सबसे कम स्टूडेंट के सब्जेक्ट के हैं? आप मुझे बताएंगे। आपका जवाब होगा मैथ। ये मेरे टीचर थे, वो इस तरह बोलते थे। अच्छा, सबसे ज्यादा लोग कहाँ पे हैं? पोल साइंस। ये आप लोगों ने कंस्ट्रक्ट किया है, उसके बाद आप लोगों ने उसे इंटरप्रेट किया। क्या आप लोगों को मैं एक और डेटा दूं? क्या आप लोग उस डेटे की मदद से आप पाई चार्ट बना लेंगे? बना लेंगे जी। करें हिम्मत जी। एग्जाम्पल 1 लिखा हुआ है, इट इज कंपल्सरी फॉर ईच स्टूडेंट टू टेक पार्ट इन डिफरेंट गेम्स। आउट ऑफ 1800 स्टूडेंट इन द स्कूल, 750 प्ले क्रिकेट। क्रिकेट खेलने वाले लोग कितने हैं जी? क्रिकेट खेलने वाले हैं जी 750। फिर क्या बताता है? बैडमिंटन खेलने वाले कितने हैं जी? 200। फिर हॉकी, हॉकी खेलने वाले जी 400 हैं जी। और कोई है? फुटबॉल है भी 450। और फिर बस इतने हैं। चलो जी, आप लोग इनका पाई ग्राफ बनाएं। और रोशन जमीर, आपने पाई ग्राफ बड़ा छोटा सा बनाया हुआ है, पेज के दरमियान में होना चाहिए और बड़ा होना चाहिए जी। ये डेटा है कि हमारे पास 750 लोग क्रिकेट खेलते हैं, 200 लोग बैडमिंटन खेलते हैं, हॉकी खेलने वालों के साथ 400 है, एफबी वाले 450 हैं। दसो जी, बताओ जी, ये कितने लोग हैं जिन्होंने जी अ, इस हिसाब को मद्देनजर रखते हुए आप लोगों ने एक पाई ग्राफ बनाना है, पाई चार्ट बनाना है जी। जी, अल्लाह का नाम। जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, बिल्कुल, प्रॉब्लम खत्म हुई है या चल रही है? ठीक है, तो कामरान साहब ने आपको नोट करवा दिया था? चलो, आप इन सारी चीज़ों को भी थोड़े उधर मॉल है ना अभी? मॉल उधर मौजूद है ना अभी मॉल? इस तरह। अच्छा, मैंने डॉक्टर साहब को नोट करवाया कि वो वहाँ नहीं पहुंचा, उसकी ब्लड प्रेशर में, और किसी ने
आपसे पूछा और आपने बताया कि वो ड्यूटी पे पहुंच गया था, तो वो आपके किस टाइम आया था? जी 10 बजे आया, तो ये उसका 1 घंटा तो ही उसका बाद हो जाएगा। तो बहरहाल आप थोड़े सारी चीजों को और आए वापस, ठीक है, कुछ चीजें हम लिखवा लेंगे। ये वहाँ पे उमर साहब है हमारे, उमर साहब है ना जो एरिया में। अच्छा वो चलेंगे। अच्छा, ये पूछा किस टाइम खत्म हो गया? अच्छा, 10 क्वेश्चन है। जी जवान। बन गया, चलो चेक करा। जो लोग ऑनलाइन वाले हैं वो व्हाट्सएप पे, जो लोग ऑनलाइन वाले हैं वो व्हाट्सएप पे भेज दें। जी बन गया, जी चेक करा। जी जवानों। आप शाह जी। शाह जी मुझे आपकी बड़ी फिक्र रहती है। आप अपना असल काम छोड़ के पत्नी केंद्र राहों पे चल पड़े। जी, मैंने कई दफा शाह जी को मशवरा दिया है। बेसिफरा कई दफा मैंने मशवरा दिया कि आप छोड़े सारे काम, एक पीर खाना खोलते हैं पार्टनरशिप पे। जी। जी। जी चेक करवाते हैं आपका, ठीक है। आप मैडम ठीक है, मिस ठीक है। जी। जी। आप आप जी। हाँ बिल्कुल, हाँ 750 बच्चे 1800 पे तकसीम करें ना। यूं करें ना, 0 से 0 काट दें। उस 0 से ये 0 काट दें। नीचे 18 एक बचा, 18 एक दफा, 18 दो दफा, 75 और 75 150। तो जो एंगल बनेगा क्रिकेट के लिए वो 150 डिग्री का बनेगा। जी। जी। आप क्लियर है? चलो। जी नौजवानों, तो मैं ये कह रहा था कि जो पिक्टोग्राम है उससे आप लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं। सड़क के किनारे आते जाते, या किसी लैपटॉप को खरीदते हैं या कोई टीवी खरीदते हैं, तो उसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की सैम्बल बनी होती है। अगर आप किसी सैम्बल के जरिए, किसी डायग्राम के जरिए, किसी पिक्चर के जरिए कोई बात कन्वे करते हैं, आप लफ्ज इस्तेमाल नहीं करते, हो अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करते, और सामने वाले को बात समझ भी आ जाती है, तो इस ग्राफ को हम बोलते हैं पिक्टोग्राफ या पिक्टोग्राम। इसमें आप सिंबल इस्तेमाल करते हैं, अलामतें इस्तेमाल करते हैं, उनकी मदद से आप अपना मीनिंग और मतलब कन्वे करते हैं। एक ग्लेयरिंग एग्जांपल, आप लोग अगर जाएं और वॉशरूम के दरवाजे पे इस तरह की पिक हो, और दूसरे वॉशरूम के दरवाजे पे इस तरह की पिक हो, तो आप ऐसे समझ जाते हैं कि ये लड़कों के लिए है और ये लड़कियों के लिए। अच्छा, और अगर ये इस तरह हो, तो इससे आप समझ जाते हैं कि ये माजूर लोगों के लिए। जी। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है।
जी। तो अच्छा, कहने का मतलब ये है कि बाज़ औक़ात सिंबॉलिक लैंग्वेज इस्तेमाल हो, तो उसको हम बोलते हैं क्या, पिक्टोग्राफ या पिक्टोग्राम। अच्छा, अब ये कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है। सबसे पहले आप डेटा कलेक्ट करते हैं किसी भी जगह से। एक एग्जांपल से देखें ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो। यहाँ पे एग्जांपल नंबर 1 देखें मेरे साथ आप। पेज मेरे पास 93 पे है ये एग्जांपल, इसको जरा आप सामने रखें। जी। सामने एक पिक्टोग्राम आपके सामने है। एक तरफ लिखा हुआ है साल, एक तरफ लिखा हुआ है नंबर ऑफ टीवी सेट सोल्ड। नजर आ रहा है ना। अच्छा, सबसे पहला काम किया आप लोगों ने कि आप लोगों ने डेटा कलेक्ट किया कि 1990 में कितने टीवी सेल हुए, फिर 1995 में कितने सेल हुए, फिर 2000 में और 2005 में और 2010 में। ये आप लोगों ने क्या किया, डेटा कलेक्ट किया, आपका डेटा आ गया। दूसरा मरला क्या है कि आप लोग एक की असाइन करते हैं, सॉरी एक सैंपल असाइन करते हैं। सैंपल उससे मिलती जुलती होनी चाहिए। आप यूं कह दें कि अ, एक तरफ जो है ना, आपके मोबाइल पे एक सिंबल बनी होती है, एक तरफ इस तरह का बटन होता है, वो रेड होता है। दूसरी तरफ इस तरह होता है, वो ग्रीन होता है जब कॉल ब्लिंक करती है। तो आप इसे ग्रीन साइड पे करते हैं फ्लिप, तो इसका मतलब होता है कि आप कॉल सुनना चाहते हैं। रेड की तरफ करते हैं तो इसका मतलब आप नहीं सुनना चाहते, कॉल काटना चाहते हैं, नहीं रन करना चाहते। तो आप लोगों ने जो कोई भी आप लोगों के पास डेटा है उसके लिए आप लोगों ने एक सैंपल असाइन करनी है कि किस तरह की सैंपल हो। मिसाल के तौर पर इस एग्जांपल में देखें तो टीवी सेट की बात हो रही है, तो उसने जो सैंपल बनाई है वो टीवी से मिलती जुलती है। ओके। जब आप लोग रोड के किनारे कोई पिक्टोग्राम लगाएंगे तो वहां पे आप कार की, बस की तस्वीर लगाएंगे, ट्रक ट्रेलर की तस्वीर लगाएंगे, एरोप्लेन की वहां ना लगा दीजिएगा। मतलब रेलिवेंट चीज होनी चाहिए। ओके। मतलब जिस तरह का आपका डेटा हो उससे मिलती जुलती। अच्छा, मिसाल के तौर पर अगर आप दिखाना चाहते हैं कि इस गली में लेफ्ट साइड पे कोई स्कूल है, तो आप लोग एक किताब या एक बस्ता उठाए एक बच्चे का फोटो लगाएं। अगर आप दिखाना चाहते हैं कि इस साइड पे एक लाइब्रेरी है, तो बोर्ड के ऊपर आप एक इस तरह का बोर्ड लगाएंगे और उसे यहाँ पे और यहाँ पे एक किताब रख देंगे। मतलब एक बुक होगी, तो उससे आप समझ जाएंगे कि यहाँ किताबें मिलती है। इस तरह ग्रासरी के और सैंपल हैं, तो आप लोगों ने कोई मुनासिब सा सैंपल पिक कर लिया। अच्छा, तीसरा जो अहम मरला इसमें है कंस्ट्रक्ट करते हुए शादी, वो ये कि आप लोगों ने की असाइन करनी है। मिसाल के तौर पर इसमें देखें 1990 में तकरीबन कोई 1000 टीवी सेट सेल हुए हैं। कितने हुए 1990 में? 1000। तो जो एक डब्बा है ना, वो अगर आप लोग कहेंगे कि एक टीवी सेट को जाहिर करता है, तो आपको फिर ग्राफ के ऊपर 1000 डब्बे बनाने पड़ेंगे। अगर आप की असाइन करते हैं कि 1 टीवी सेट रिप्रेजेंट्स 100 डब्बा, मतलब 100 टीवी, तो फिर आपको 10 बनाने पड़ेंगे। ओके। अच्छा, उसने क्या किया, 500 टीवी सेट के लिए एक डब्बा बनाया है, तो इसलिए 1990 में अगर दो, सॉरी 1000 टीवी सेट सेल हुए हैं, तो उसने क्या किया, 2 बॉक्स बना के जान छुड़वाई। तो आपकी जो की होनी चाहिए वो मुनासिब होनी चाहिए, बहुत छोटी भी ना हो और बहुत बड़ी भी ना हो। मिसाल के तौर पर काम का दोबारा आगाज करें। आप लोगों का पिक्टोग्राफ के हवाले से कोई सवाल हो, कोई जवाब हो, या आप लोगों ने कुछ समझना हो या कुछ पूछना हो, तो अब मैं आपको बता दूं कि फ्रीक्वेंसी को आप कैलकुलेट कैसे करें, बस ये। अच्छा, अब आप लोग एक, ये तो पहले एग्जांपल को छोड़ दें। जी। अब आपके पास एक डेटा है, कंस्ट्रक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अच्छा, ये स्क्रीन पे देखें आप लोग।
यहाँ पे वो कहता है कि लेट्स कंसीडर द गिवन वेट इन केजी ऑफ 50 स्टूडेंट सिलेक्टेड फ्रॉम ए स्कूल। ओके, ये अच्छा। अब इससे पहले कि मैं फ्रीक्वेंसी पढ़ाऊं, मैं आपको बता दूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ बार ग्राफ एंड हिस्टोग्राफ। इसको जरा मेरे साथ देखेंगे आप लोग। एक चीज है हमारे पास बार ग्राफ, एक चीज है हमारे पास हिस्टोग्राफ, या ग्राम एक ही चीज होता है भाई। हिस्टोग्राफ और बार ग्राफ, ये दो चीजें। अच्छा, मैंने टेस्ट लिया और वो टेस्ट देने के लिए मेरे पास 7 लोग आए हैं। समझिएगा, एक एग्जांपल से 7 पीपल उसमें शामिल हुए, तो मैं वाई एक्सेस पे उनका स्कोर दिखाऊंगा, एक्स एक्सेस पे, हॉरिजॉन्टल एक्सेस पे मैं उनके नाम बताऊंगा। और पहले स्टूडेंट का नाम ए है, दूसरे स्टूडेंट का नाम बी है, तीसरा सी, चौथा डी, पांचवा ई, छठा एफ, जी। ये मेरे पास स्टूडेंट्स स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। अच्छा, सामने उनका मैंने लिखा स्कोर 10, 20, 30, 40, 50। एक मुनासिब सी की है सेंड करके। अब जो स्टूडेंट ए है उसने 20 नंबर लिए हैं, तो मैं उसकी लाइन ड्रा करके 20 के सामने ले जाता हूँ जी। अब स्टूडेंट बी ने लिए हैं 50 नंबर, ये 50 पे आ गए। सी ने 10 स्कोर किया जी, और डी ने 40 स्कोर किया, और ई ने 20 स्कोर किया, और एफ ने कोई स्कोर नहीं किया। ई ने 50 स्कोर किया। अब आप लोग स्क्रीन पे देखें, तो आप लोग इस डेटे से देख के बता सकते हैं कि इनमें से एक बंदा जिसने कोई स्कोर नहीं किया वो एफ है, और जिसने 10 स्कोर किया है वो सी है, और दो लोगों का स्कोर बराबर है, और वो दो लोग कौन है, बी और जी। और दो लोगों का स्कोर 20 पे है, वो कौन है, एक बंदा ए है, और एक जो है वो ई है, और एक बंदा जो है उसका स्कोर 40 है, वो कौन है, डी है। तो इस डेटे को आपने यहाँ से इंटरप्रेट कर लिया, बार ग्राफ बना दिया। बार ग्राफ में हम हर बंदे को एक बार या एक लाइन जो है वो असाइन करते हैं, और बार ग्राफ कंसिस्ट ऑफ वर्टिकल लाइंस, वन स्टूडेंट, वन लाइन। अच्छा, अब जो चीज मैं समझाने लगा हूं उस पर जरा फोकस कर लें। मैंने टेस्ट अनाउंस किया सेशन, उसमें 7 लोग आए। अगर इसमें 7,000 लोग आ जाते टेस्ट देने, तो क्या मेरे लिए पॉसिबल था कि 7,000 लोगों को मैं बार ग्राफ में शो करूं, और मैं पेपर पे 7,000 लाइनें ड्रा करूं? नहीं ना। आइडिया हो गया। तो इसका मतलब हुआ कि बार ग्राफ छोटे डेटे के लिए होता है, थोड़ी तादाद के लोगों के लिए होता है। 8-10 लोगों के लिए, 10 लोगों के लिए, 15 लोगों के लिए, चलो 20 लोगों के लिए लगा लें। हम्म, अगर आपके पास बड़ा अच्छा इक्विपमेंट है तो 25 लोगों के लिए लगा लें। पुट्टे पैमाने और सारी कैलकुलेशन है, उससे ज्यादा तो आप पेपर पे नहीं लाइनें लगा सकते हैं। चलो मैं कहता हूँ पेज को लैंडस्केप कर दें, आप 50 लोगों को शो कर लेंगे पैराग्राफ, ऐसे ज्यादा तो नहीं कर सकेंगे फिर भी। ओके, आप इस पूरी दीवार को ले लें, फिर तकरीबन को 100 लोगों को आप रिप्रेजेंट कर लेंगे, इतना ही होगा ना। लेकिन आप कंसर्न है इस पेपर से, तो जब कभी भी डेटा ज्यादा होता है तो उस वक्त बार ग्राफ की बजाय हम इस्तेमाल करते हैं हिस्टोग्राफ। बार ग्राफ जो है वो थोड़े डेटे के लिए है, और हिस्टोग्राफ उसमें
आप पूरा पाकिस्तान दिखा सकते हैं हिस्टोग्राफ में। हिस्टोग्राफ में आप पूरी दुनिया दिखा सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है। आखिरी ग्राफ है, इसके बाद ग्राफ की दुनिया खत्म है, इसमें सब कुछ आ सकता है। ठीक है ना। अच्छा, अब इस कंसेप्ट को अगर आप मद्देनजर रखते हैं, शाह जी आप पानी थोड़ा पिला रहे हैं आज, अगर आप इस चीज को मद्देनजर रखते हैं, अगर आप इस चीज को सामने रखते हैं जी, तो मेरे साथ हैं, हम एक ड्रा करते हैं सबसे पहले फ्रीक्वेंसी टेबल। शर्त यह है कि ये बार ग्राफ को ध्यान में रखेंगे। 50 लोगों का, हम एक स्कूल में गए हैं, हमने 50 लोगों का वेट किया है क्लास में, और वो वेट क्या आया है जरा मुझे लिखवा दे जी। 35। पहला स्टूडेंट क्या है? 35। दूसरा बोलते जाए। 30, 32, 36, 31, 40, 35, 42, 35, 45, 37, 41, 33, 33 जी, 37, 30, 28, 29, 30, 32, 33, 31, 35, 30, 30, 28, 37, 39, 28 जी, 31, 34, 39, 45, 38, 36, 35, 28, 31, 34, 30, 41, 35, 36, 41, 48, 28, फिर 28 है। ये दोबारा देखिएगा, 41 के बाद क्या था? 28। आप 31, 34, 30, 29, 28, 37, बस। अब ये लोगों का वेट है। अगर आप इसे बार ग्राफ पे दिखाना चाहें तो आपको 50, क्योंकि 50 स्टूडेंट है ना, आपको पेपर पे 50 लाइनें लगानी पड़ेगी, जो कि आपके लिए नामुमकिन है। इतनी बारीक लाइनें होंगी, ना पढ़ा जाएगा ना समझा जाएगा। अब आप क्या करेंगे, इस डेटे की कर लेंगे ग्रुपिंग। ग्रुपिंग करके सेगमेंट बनाएंगे, उन सेगमेंट को आप शो करेंगे तो वो क्या होगा? हिस्टोग्राफ होगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इनकी ग्रुपिंग कैसे करेंगे? सबसे पहले ये देख लेंगे कि सबसे स्मॉलर बंदा कौन है, सबसे लार्जेस्ट कौन है। रेंज निकालेंगे ना इस डेटे की। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है जी? 45, और सबसे स्मॉलर 20। रेंज और लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू, और जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो 45 है, और जो स्मॉलेस्ट है 17। कहाँ लिखा है? अच्छा, आंसर 17। हाँ, वेरी गुड, 17 आंसर। अच्छा, तो अब सूरत हाल ये हुई कि ये जो 17 आंसर आया है, अगर आप लोग जितने लोगों का मतलब टोटल लोग जो हैं 28 से लेकर 45 तक, टोटल जो है ये 17 लोग। अब अगर आप लोग हिस्टोग्राम के अंदर 17 पट्टियां बनाना चाहते हैं, 17 सेगमेंट बनाना चाहते हैं, तो आप लोग
जिन लोगों का वजन 28 ग्राम है उन्हें एक, और जिनका यूं कह दें 29 है उनको दूसरा नंबर दे दें। इस तरह आपके पास 17 बार्स बन जाएंगी, सॉरी 17 सेगमेंट बन जाएंगे। ओके। और 17 सेगमेंट्स को भी बार ग्राफ सॉरी हिस्टोग्राफ में दिखाना बड़ी बारीक पट्टियां बनेंगी, अच्छा नहीं लगेगा। आप लोग क्या करें, फर्दर इनकी ग्रुपिंग कर लें। यूं कह दें कि आप लोग, मैं एक छोटा सा कंसेप्ट देना चाह रहा हूं कि आप लोग ये 17 ग्रुप बनेंगे अगर हर ग्रुप में एक बंदा रखा तो, सॉरी हर ग्रुप में एक वेट रखा तो। मिसाल के तौर पर 45 किलो के कितने लोग हैं, उन सारों को एक ग्रुप बनाए। 44 किलो वाले कितने हैं, उनका दूसरा ग्रुप बनाए। इस तरह चलते जाएं तो आपके टोटल ग्रुप कितने बनने वाले हैं, 17। तो ये 17 सेगमेंट बनाना ये भी आपका जो पेपर है उसे भर देगा, अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आप फर्दर छोटे ग्रुप बना लें। मिसाल के तौर पर अगर आप एक ग्रुप में 3 लोग रखते हैं तो 28, 29 और 30 एक ग्रुप आ जाएगा। 30, 31, 32 अभी लिखना नहीं, दूसरा ग्रुप आ जाएगा। इस तरह आपके पास, तो आप कितने ग्रुप बनाना चाहते हैं जी? मैं कहता हूँ जी मैं 6 ग्रुप बनाना चाहता हूँ। तो आप 17 पे 6 को तकसीम कर दें। कितनी क्लासेस बनाना चाहते हैं उसको तकसीम कर लें। तो एक क्लास में कितने लोग आएंगे, क्लास इंटरवल बन गया। रेंज की मदद से आप लोगों ने क्या बना लिया, क्लास इंटरवल बना लिया। 17 पे 6 तकसीम करें तो जी, दोबारा बोले, नहीं नहीं समझे। और सुने 2.8 आता है तो फिर आप इधर से किसको काटेंगे, तो इसलिए रफली आप 3 ही आंसर, 3.8 ना लिखें, आप पूरा डिजिट लिखें। वरना फिर आप अगर इसे 2.8 कर बैठे तो फिर आपको उनका वजन पॉइंट्स में करना पड़ जाएगा। जिसका वजन अब 28 किलो है तो उसको कैसे आप 28 किलो 200 ग्राम कैसे करेंगे। गुड, उसका सर। फायदा। अच्छा सुने, एक चीज और याद रखें, जब आप क्लासेस बनाने बैठे ना तो आप लोग एक नंबर बढ़ा दीजिएगा, घटाइएगा नहीं। मिसाल के तौर पर अगर ये 2.3 होता तो फिर ये ना होता कि राउंड ऑफ करके आप 3 कर दें, फिर भी आप 3 ही करते। 4.1 होता तो फिर आप उसे 5 ही कंसिडर करते। ओके। तो इसमें वो बात आपकी ठीक है कि जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो 5 से बड़ी वैल्यू हो तो हम एक ऐड कर देते हैं, 5 से कम हो तो एक मिनट कर। तो अगर आपका आंसर पॉइंट में आ रहा हो तो आपने बढ़ा के लिखना होता है। तो आंसर क्या आ रहा था शाह जी, 2.8, आपने क्या लिखा, 3। तो इस तरह एक ग्रुप में अब 3 लोग आएंगे। पहले ग्रुप में कौन लोग आएंगे भाई, जी मैं इसी इसी जगह बना लूं। अच्छा, बल्कि ये डेटा तो अब हमारे किसी काम का नहीं, इसकी हेल्प इसकी जगह ले लेते हैं। ये जहन में रखिएगा सिर्फ इस बात। हम्म, अच्छा जी, यहाँ पे देखेंगे जी। जी इस जगह पे लिखें क्लास इंटरवल, कितनी क्लास के बाद वक्फा आना है। मतलब पहले ग्रुप में कौन कौन लोग होने हैं, 28 से लेकर 30 तक जितने भी लोग होंगे वो आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, इससे आपने एक चीज इजाफा करनी है, यहाँ पे लिखना है टाली मार्क जी, और यहाँ पे उनकी फ्रीक्वेंसी आ जाए जी। अब सबसे पहले टाली मार्क को देखें कि अब यहाँ पे पहली लाइन पे आ जाते हैं। कोई बंदा ऐसा है जो 30 पे है, 28 से लेकर 30 तक का कोई बंदा है, हाँ एक है। इससे एक काटेंगे और यहाँ एक इस तरह लिख देंगे। दूसरी लाइन में आ जाए, कोई भी नहीं है, तीसरी लाइन में आ जाए।
सुने, एक, ये दूसरा, ये चार यूं बना के एक लाइन आप लोगों ने, तो ये पांच का सेट बन गया। ये टाली मार्क कहता है कि इस तरह मार्क करने से गिनने में आसानी रहती है और कोई मसला नहीं है। टाली मार्क ना भी लगाएं फिर भी आप फ्रिक्वेंसी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चौथी लाइन में आ जाए, कोई है? एक, ये दो, तीन, ये पांच, ये हो गया, तीन ये हो गए, आठ हो गए। हाँ, नेक्स्ट भी है। ये देखिएगा, यहां देखें, कोई नहीं है, इधर देखें। एक, जी इस लाइन में देखें। एक, दो, तीन, चार। अच्छा, पांच और पांच 10 और चार 14 लोग ऐसे हैं, 14 बच्चे ऐसे हैं जिनका वजन 28 किलोग्राम, 29 किलोग्राम या 30 किलोग्राम। तो हम इन 14 लोगों को एक ही ग्रुप दे देंगे, एक ही सेगमेंट दे देंगे। जी। अच्छा, फिर कौन से होंगे? 31, 32 और 33 वाले, इनको जी कैलकुलेट करें। पहले इस लाइन में देखें, एक है ना, एक आगे भी है, दो, दूसरी लाइन में देखें, है ना, जी, तीसरी लाइन में आ जाए, तीनों, जी। इस लाइन में कोई है? इस लाइन में आ जाए, सिर्फ एक है। इस लाइन में सिर्फ एक है। इस लाइन में, बस। तो ये कितने हुए? 9 लोग हो गए। और फिर 34, 35 और 36, इनको देखें जी, पहली लाइन में देखें। 34, 35 और 36। एक, दो, तीन। दूसरी लाइन पे है जी, सिर्फ एक है ना। चौथी लाइन पे है जी, एक, दो, इस लाइन के इधर, एक, ये है नहीं, इससे पहले वाला भी है ना, जी। ये हाँ, इधर एक, जी, इधर, हाँ ये है ना। और ये टोटल कितने हुए जी? 13 हुए। ओके। अब 37, 39। अब आपको ये बता रहा हूं कि आप लोगों को जो भी डेटा दिया हो, सबसे पहले आपने उसका फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है, फिर हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करना। हम असल में इसके बाद क्या करेंगे? हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करेंगे। आपको अगर रैंडम डेटा दिया हो तो उसे आप कैसे करेंगे, ये हमारी बहस है। अच्छा, 37 वाला कोई है जी इस ग्रुप में? नहीं है, 37 से 39 तक का कोई नहीं है जी। दूसरी लाइन में देखें कितने लोग हैं जी? दो लोग हैं, 37 1 और ये 37 2। तीसरी लाइन में, चौथी लाइन में दो है जी, 37 और 39 है। चौथी लाइन में 39 है
और 38 है जी। इस लाइन में, इस लाइन में, इस लाइन में है। तो कितने हुए जी? 7 हुए जी। ओके। फिर 40 से लेकर 42 तक के लोग। कोई है? हाँ है। पहली लाइन में एक है जी। पहली लाइन में एक है, दूसरी लाइन में एक, और फिर ये दो। तीसरी लाइन में कोई नहीं है, चौथी लाइन में, पांचवी लाइन में कोई नहीं है, छठी लाइन में एक है ना, सातवीं लाइन में एक है। 5 हुए। और आखिर में कौन हुए? 42। 43 से लेकर कोई बंदा है? दूसरी लाइन में यहाँ पे है, और एक पांचवी लाइन में है। कितने हुए? तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी आई है? 28 से। और सबसे कम किसकी आई है? और इनको देखें, टोटल ये 50 होते हैं, इनको जमा करें, क्योंकि 50 लोग हैं ना यहाँ से। जी। होते हैं 50 पूरे। चलो, अब आप लोगों ने सबसे पहला काम ये किया, आप फ्रीक्वेंसी टेबल बनाया। इस टेबल की मदद से आपने इनकी ग्रुप बंदी कर ली। अब आपने हिस्टोग्राम बनाना। जी, जो लोग ऑनलाइन है, क्या वो कनेक्टेड है? जी, गुड, अच्छा जी। सर जी बोले। सर ये मुझे इसके क्लास इंटरवल की समझ नहीं आई सर, क्या आपने 17/6 सर 6 पे क्यों डिवाइड किया सर आपने? सुनिएगा, हमने, हाँ, जो टोटल हमारे पास रेंज आई थी, वो रेंज थी 17। आपको रेंज का कंसेप्ट पता चला कि टोटल हमारी रेंज क्या आई है? 17। सबसे जी सर, जी पहले सर। सबसे वैल्यू। जी। तो सबसे पहले तो मेरा आज ये बात समझिए कि हमारे पास इसकी डेटा, जो भी डेटा हो, हमने सबसे पहले इसकी रेंज लेनी है। ओके। रेंज यस सर। हमारी आई है 17। और हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट करते हुए हमें 17 लोग नहीं चाहिए होते, मतलब 17 लाइनें नहीं चाहिए हमें, लेने चाहिए 5, 6, 7, 8, इस रेंज में, 10 से कम होनी चाहिए। तो इस वजह से हमने 17 को फर्दर 6 पे तकसीम किया, ताकि हमारे पास 6 लाइनें आ जाएं। मतलब हम जितनी बनाना चाहते हैं ना, लाइनें, हिस्टोग्राम की जितनी पट्टियां बनाना चाहते हैं, उसी नंबर पे हम डिवाइड कर देते हैं। ये हमने खुद से डिसाइड करना होता है कि अगर 17 पट्टियों वाला हमें हिस्टोग्राम चाहिए, तो वो पूरा पेज घेर लेगा और बड़ा अजीब सा लगेगा। हमें 5, 6, 7 या 8 मैक्सिमम, इसी रेंज में पट्टियां जो हैं वो बनानी चाहिए। तो यहाँ पे हमें 6 मुनासिब लगा 18 के हिसाब से, तो हमने 6 पट्टियां बना दी हैं हिस्टोग्राम की। सर ओके। ये फिर ये 3 किया सर हमने लिखा इसके बाद? दोबारा बोले। सर 3 जो इसका रिजल्ट आया ना सर, 17/6 से हमने जो है सर वो 3 निकाला सर, ये 3 क्या चीज है? अच्छा सुनिएगा, एक पट्टी में कितने लोग आते हैं, वो हमने देखा कि 3 लोग हैं। जैसा कि पहली पट्टी में 28, 29, 30, मिसाल के तौर पर हमारे पास जो रेंज आई है, उस रेंज को हमने उस रेंज पे पट्टियों को तकसीम करना जो हम बनाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास 17 पट्टियां आई थी, अगर हम 5 बनाना चाहते, तो हम 17 पे 5 को तकसीम करते, हमारे पास 4 जवाब आता, तो फिर हमारी हर पट्टी में 28, 29, 30 और 31 ये लोग होते। तो ये हमने देखना है कि एक पट्टी के अंदर कितनी रेंज होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर 28, 29, 30। सर जी। सर हमने तो यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं सर, मतलब हर पट्टी में, मतलब 28, 30, 31, 33 सर, तो 3 हाँ, होने चाहिए थे फिर। सुनिएगा, आप यहाँ पे देखें, हमने दरमियान में डैश डाला हुआ है। डैश का मतलब है 2, मतलब 28 से लेकर 30 तक। वो जगह बचाने के लिए मैंने डैश डाल दिया, ताकि समझ आ जाए कि 28 से शुरू होकर 30 तक जा रहे हैं।
28 29 राइट। थी इसका मतलब है। वो हमने डैश राइट सर बस। डाला, वो रेंज टू, या उर्दू में टू लिख दें या डैश डाल दें, तो इसका मतलब होता है इधर से शुरू होकर उधर तक जा रहे हैं। अब ऊपर देखिएगा जो हमारे हिस्से लिखे हुए हैं, वेट लिखा हुआ है 35 30 32 36 31 40, उनको मैंने वो काटा हुआ है ऊपर। इनको आप अगर देखें तो जब हमने ये जो 14 लोग पूरे किए हैं, इनमें 28 29 30 वाले तीनों लोग शामिल हैं। ठीक है। जी सर थैंक यू। अच्छा जी। अब ये मैं मिटाने लगा हूँ, इसकी हमें जरूरत अब नहीं है। जी। जी। जी जवानों। थैंक यू। यहाँ पे आपने वाई एक्सेस लिखना है, यहाँ पे आपने एक्स एक्सेस लिखना है। जी। और वाई एक्सेस पे आपने फ्रीक्वेंसी लिखनी है। ठीक है ना। अच्छा। और एक्स एक्सेस पे आप लोगों ने क्या करना है, उनकी वेट लिखना है, क्लास इंटरवल लिखना है। और यहाँ देखें, थोड़ी सी जगह छोड़नी है, 1 2 इंच की। यहाँ पे आप लिखें 28, और ये पट्टी इतनी दे दें 30, मतलब ये 28 to 30 की ये पट्टी। अच्छा। अब ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कितनी है, 14। ओके। तो अब आप लोगों ने जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बनानी है, उसको ये देखिएगा। पहले मैं गलत फ्रीक्वेंसी बना रहा हूँ, उसे देख लें। 25, ये गलत है। क्यों गलत है? हमारी सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 14, और वो 14 यहाँ रुक जाएगी। इससे ऊपर वाला सारा हमारा हिस्टोग्राम खाली पड़ा रहेगा, बुरा लगेगा और इम्बैलेंस लगेगा। इसलिए आप फ्रीक्वेंसी बनाते हुए अपनी लोवेस्ट और हाईएस्ट को मद्देनजर रखेंगे। ओके। तो अब आप अगर यूं करते हैं कि दो दो का फर्क डालते हैं, यहाँ 2 4 6 8 10 12 14, एक फालतू बनाना होता है, 16 कर दें। अब आपकी जो हिस्टोग्राम है वो यहाँ तक चला जाएगा, बैलेंस लगे। जी। कितने लोग हैं जी जिनका 28 किलो 29 किलो 30 किलो, 14 है। तो आप यहाँ से इस बार को डब्बे के ऊपर ले जाएं और 14 के बराबर ले जाएं। जी। और यहाँ पे वापस ले, और इसको आप शेडेड कर दें। आप देखने वाला देखते ही समझ जाएगा कि 28 से 29 तक कितने लोगों का वजन है। 14 लोग ऐसे हैं जिनका वजन 28 केजी से लेकर 30 केजी है। और फिर यहाँ से 31 से 33, 31 से 33। जी। तो याद रहे, यहाँ 30 लिखा हुआ है ना, हिस्टोग्राम में आप लोगों को 31 लिखने की जरूरत नहीं है, वो अंडरस्टूड है कि वो इसके बाद है, वो लिखने की जरूरत नहीं होती। अब ये 9 लोग हैं और 9 यहाँ फॉल करता है इस जगह पे। अब 9 को यहाँ पे आप गिराएंगे, तो ये शेडर कर दें। अब अंधों को भी नजर आ जाएगा कि 28 से 30 ज्यादा लोग हैं, 31 से 33 कम लोग हैं। फिर ये 13 लोग हैं, तो 13 इस जगह पे फॉल करता है। जी। ये कौन है, 36 से 36 तक, 34 से 36। अब आपको ये लग रहा है कि 14 से ये कम है। फिर 7 लोग हैं,
7 तकरीबन एक जगह होता है। ये कौन है जी? 37 से 39। अच्छा, 40 से 42 5 लोग हैं, 5 एक जगह फॉल करता है जी। जी। और 2 लोग हैं जो 45 तक हैं। जी। ये आपका हिस्टोग्राम कंस्ट्रक्ट हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप लोग नोट करें तो हिस्टोग्राम की जो बार्स हैं, जो सेगमेंट्स हैं, ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। वक्फा नहीं देना। देखें, जहां पे 30 खत्म हुआ, 31 वाला वहीं से 7 शुरू हो गया। अगर हिस्टोग्राम के अंदर किसी जगह गैप हो तो इसका मतलब होता है कि यहाँ का डेटा है ही नहीं। मतलब कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जिसका वेट 37 से 39 हो, वो जीरो है अगर खाली जगह हो। वरना एक सेगमेंट के साथ दूसरे सेगमेंट को जोड़ना होता। अच्छा, आप नोट करें, दोबारा वापस आए। मैंने यहाँ बार ग्राफ बनाया था। मैंने यहाँ स्टूडेंट के नाम कहाँ लिखे थे? एक्स एक्सल पे ABCD। उनका स्कोर कहाँ लिखा था? वाई एक्सल। हिस्टोग्राफ के अंदर आप लोगों ने स्टूडेंट की तादाद यहाँ लिखी है वाई एक्सल। उनका वेट आप एक्स एक्सल पे ले गए हैं, ये भी ख्याल रखना होता है। आप लोगों ने सीधा चार्ट बनाना होता है। जी, आप लोगों का कोई सवाल हो, कोई जवाब हो, आप लोगों ने कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो। डेटा इंटरप्रिटेशन मेरी तरफ से मुकम्मल हुआ। जी। एक और चीज़ यहाँ पे आखिर में दी हुई है, उसको 1 मिनट में देख लें। वो कहता है कि डायग्राम, वेन डायग्राम दी हुई है। पंजाबी, सिंधी, इंग्लिश, सराइकी, ये 4 लैंग्वेजेस हैं और हर लैंग्वेज एक सर्कल से रिप्रेजेंट है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप देखें कि सर्कल ए के अंदर जो लोग हैं वो सिर्फ एक सर्कल के अंदर है, पीपल ए। तो ये सिर्फ एक लैंग्वेज बोल सकेंगे और वो है सिंधी। सी वाले सिर्फ एक सर्कल में आते हैं। इसके मुकाबले में अगर डी को देखें, डी 2 सर्कल में आ रहा है, पंजाबी वाले सर्कल में भी, सिंधी वाले में। लिहाजा डी पीपल कैन स्पीक 2 लैंग्वेज। कौन सी? पंजाबी और हिंदी। इसी तरह पीपल बी, ये बाइलिंगुअल हैं, 2 जबानें बोल सकते हैं। एक जबान कौन सी है? सिंधी, और दूसरी सराइकी। और पीपल एच के बारे में क्या ख्याल है? दे कैन स्पीक ओनली इंग्लिश। और कौन से लोग ऐसे हैं जो चारों जबानें बोल सकते हैं? ऑल द 4। के, वेरी गुड, के पीपल आर, जो पीपल के हैं वो सारी जबानें बोल सकते हैं। ये आप देख लेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं। आप लोगों का कोई सवाल हो, कोई जवाब हो, आप लोगों ने कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो, कुछ कहीं से सुना हो, किसी ने आपको सुनाया हो। जी। आनलैद वालों, अल्लाह हाफिज। जी, कल दोबारा इकट्ठे होते हैं। सर एक सवाल है सर। जी। हेलो। जी, सुनाए, क्या सवाल है? जी। सर ये पेपर प्रीवियस सर पेपर है 2019 का। हाँ सर उसमें से ये सवाल आया क्वेश्चन 8 में सर, सी नंबर, इन द फॉलोइंग डायग्राम ए रिप्रेजेंट अमेरिकन, एस रिप्रेजेंट साइंटिस्ट एंड पी रिप्रेजेंट पॉलिटिशियन। ठीक है। सर तो जी सर, तो उसमें से वो उन्होंने सर वो डेटा दिया हुआ है। ठीक है। अब सर वो उसमें से सवाल ये पूछ रहा है, मतलब नंबर 1 जो है, अमेरिकन दोज आर पॉलिटिशियन बट नॉट साइंटिस्ट विल बी। हाँ, बिल्कुल। जी सर, फिर सेकंड पे ये पूछ रहा है, साइंटिस्ट विच आर पॉलिटिशियन बट नॉट अमेरिकन विल बी। बिल्कुल सर ठीक। ये यही मतलब बार वाला सर, ये सॉरी जो आपने अभी ये क्या सर, इसी वाला सर ये क्वेश्चन है। हाँ, बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है कि वेन डायग्राम आपको दी होती है, उसको इंटरप्रेट करना होता है। बिल्कुल सेम सर यही। काइंडली, सर काइंडली अगर आपने ये ड्रा किया सर, क्योंकि सर मैं बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा आपने मेरे कंफ्यूज था पास सर। वो क्वेश्चन जो आप बता रहे हैं नहीं है, स्क्रीनशॉट लेके मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करें, कल आते ही हम उसी से पहले शुरू कर दें। ठीक है ना? आप उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज दें।
मेरे पास वो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि पास पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि वो पॉलिटिशियन है, वो पॉलिटिशियन नहीं है, इस तरह के वो डब्बे बॉक्स बने, गोल दायरे बने हुए हैं, वही वाला क्वेश्चन है ना? जी। यस सर, यस सर। तो आप अगर पेज देखें, पेज कौन सा है आप लोगों के पास? ये जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला सर्कल वाला, ये भी उसी पैटर्न पे है। पेज 97 पे देखें, जो फाइल आपको आई है, उस पे यही क्वेश्चन